है ना। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे बहुत इंटरेस्टिंग ये है सब्जेक्ट, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी। और जितना भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार ये है ना रिलेटिवली आसान है, बहुत मज़ेदार है ना। इसको अगर सही से समझ के पढ़ो तो बहुत लोग हमेशा पूछते रहता है कि सर इसका आर्टिकल याद कैसे रहता है, कैसे मतलब आर्टिकल याद रहे इसमें। तो मेरा सिंपल मानना है आर्टिकल पूछना कहाँ है। अगर अगर 10 सवाल पूछे तो उसमें एक आर्टिकल पूछेंगे शायद, या 20 सवाल पूछेंगे तो उसमें एक आर्टिकल रहेंगे, आर्टिकल सवाल। तो आर्टिकल याद करने का चीज़ नहीं है, याद होगा भी नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो पढ़ाते 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 वो याद हो जाएगा। और जो भी आर्टिकल पूछे जाते हैं वो जनरली करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं, है ना। तो ऐसे वो याद आर्टिकल याद करने का चीज़ है नहीं और याद करना भी नहीं है, ठीक है ना। बट जो पढ़ाते समय बेसिक आर्टिकल्स आएंगे वो हम आपको याद करवा देंगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो कभी वो फोकस नहीं करना कि हमें ये आर्टिकल याद करना है, याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, या ऑप्शन देके आप एलिमिनेट कर लोगे, है ना। जनरली जब भी पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम लोग के मन में यही रहता है, तो आर्टिकल याद कैसे रहे। हम सिंपल सा जवाब है आर्टिकल याद करो ही मत, है ना। तो ये चीज़ कोई पूछता नहीं, तुम एनालाइज करके देखो। और बीपीएससी में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, 10 क्वेश्चन। और ये 10 सारे 10 में से 10 बनने लायक होते हैं, है ना। यूपीसी में पॉलिटी से पीटी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और 20 के 20 बनने लायक होते हैं, इसलिए पॉलिटी पे सब लोग ज़्यादा फोकस करता है। एक तो गवर्नमेंट के साथ सर्व करोगे, है ना, सोसाइटी को, तो पॉलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस पर्सपेक्ट से ये जो है मतलब सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है ना, मज़ा भी आएगा। अगर जितना भी सब्जेक्ट है ना, अगर देखा जाए ना, सबसे इंटरेस्टिंग ये है, ठीक है ना। तो बीपीएससी में 10 क्वेश्चन, यूपीएससी में 20 क्वेश्चन, है ना, और सारे बनने लायक होते हैं। बीपीएससी में 10-12 भी पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कौन सा बुक से पढ़े, है ना। बीपीएससी में इससे अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी पीटी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कौन सा बुक फॉलो करना है ना। बुक के लिए आप नंबर 1 एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। नंबर 2 आप लूसेंट या क्राउन, है ना। नंबर 3 लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव। नंबर 4 बीपीएससी यूपीएससी, है ना, पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। इससे बाहर वो नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ करना है, ठीक है ना। इसमें जनरली आपको नोट्स बना के मिलेंगे, नोट्स अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है ना। वो चीज़ है, यहाँ पे नोट्स रेडीमेड मिलेंगे, ठीक है ना। हमारा जो पढ़ने का अप्रोच रहेगा, है ना, वो जनरली पहले जैसे कि जो भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, है ना, तो वो पहले से आपको पढ़ के आना है ना, पहले से पढ़ के आना। दूसरा हम क्लास में पढ़ाएंगे, है ना, क्लास के साथ साथ आप इसको नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तीसरा जो चैप्टर हम क्लास में पढ़ाए हैं इसे का घर पे जाके रिवाइज करना है, सेम चैप्टर एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है ना। साथ में साथ लूसेंट या क्राउन से भी उसको वो पढ़ना है, ठीक है ना। चौथा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, प्लस चैप्टर वाइज लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव लगाना है ना। पांचवा है इसमें जो डाउट होता है उसको डील करना है, या तो कोई बुक से, या नेट से, या फ्रेंड से, या टीचर से। ये बेसिक अप्रोच रहता है मेरा वो पढ़ने का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट, ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, उस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग वो करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलिटी में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, ठीक है ना। पॉलिटी में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, तो पॉलिटी में हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ते हैं। एक बार एक लड़का से हम पूछे थे कि यार बताओ पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं। वो बताया था कि जाति उति जो होता है इलेक्शन उलेक्शन में वही सब पढ़ते हैं। तो वो पॉलिटी नहीं बता के पॉलिटिक्स बता रहा था, पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, खास करके बिहार में पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। हम लोग वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। और इंडियन पॉलिटी में खास करके हमारे संविधान के जो स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उस प्रोविजन का कैसे सोसाइटी में उसका एप्लीकेशन होता है, हमारे पास कितने पावर हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास कितने पावर है, राष्ट्रपति के पास कितने पावर है ना। इस तरह की बातें करेंगे।
तो पॉलिटी इज ऑल अबाउट पावर स्ट्रक्चर, है ना, कि पॉलिटी डील करता है पावर से, कि सोसाइटी में किसके पास कितना पावर है, ये सेंट्रल थीम होता है पॉलिटी का। और ये पावर किसके पास कितना होगा वो हमें संविधान बताती है ना, वो हमें संविधान बताती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पावर क्या है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आता है पावर क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर, है ना। तो पावर नथिंग बट इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना। हमारे पास पावर है, हम आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर विल। आप मना भी करोगे तो भी हम आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दिस इज एबिलिटी, ये हमारे पास अगर है तो हमारे पास पावर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक लॉ पास हुआ था कि हेलमेट पहन के चलना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का मन नहीं होता लेकिन फिर भी हेलमेट पहन के चलना पड़ता है, यानी सरकार के पास पावर है जो कि लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर विल। नहीं चाहते भी सरकार के कानूनों को आपको मानना पड़ेगा। तो पावर किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी इंडिविजुअल का, है ना, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है जो दूसरे को विल को इन्फ्लुएंस कर पाए, है ना। तो किसके पास कितना पावर है, हमारे पास कितना पावर है ना, पीपुल्स के पास कितना पावर है, लोगों के पास, है ना, सरकार के पास कितना पावर है ना। ये सब कुछ कौन बताता है, हमारा संविधान। ये अगर लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान, ठीक है, ठीक है ना। तो नटसेल में जनरली हम क्या बोलते हैं, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर्सनल है, हम ऐसा हमेशा बोलते हैं समझने के लिए, इसको हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस। यही बताता है कि किसके पास कितना पावर होगा, किसके पास कितना पावर है, ठीक है ना। मतलब प्रेसिडेंट के पास कितना पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास कितना पावर होगा, गवर्नर के पास कितना पावर होगा, प्राइवेट कंपनी के पास कितना पावर होगा, समझ। हमारे पास कितना पावर होगा, हमारे पास पावर है मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे पास पावर्स हैं। तो ये सारे कौन बताते हैं, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग को एक जनरल आइडिया लग गया होगा, है ना, कि संविधान क्या है ना। संविधान एक पावर हाउस है, संविधान क्या है, एक पावर हाउस है। तो बेसिक सा चीज थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आजादी जब नहीं हुआ था, है ना, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, सारा पावर किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था ना। जितना भी पावर था वो सारे ब्रिटिश के पास में था, है ना। लेकिन आजादी के बाद ये पावर कहाँ पे आ गया, तो अल्टीमेटली यहाँ के लोगों के पास आ गया, जनता के पास आ गया, ठीक है ना, है ना। किसके पास था, जनता के पास। अब जनता ने अब जनता के पास सारा पावर जनता के पास है, तो वो कैसे चलेगा, है ना, कि वो पावर कैसे यूटिलाइज हो, है ना, पावर कैसे यूटिलाइज हो, क्या हो। इसने क्या किया कि हमारे पास पावर जो है वो कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास है। मतलब यहाँ के जो एमपी है, एमएलए है ना, एमएलसी है ना, इस तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको पावर दे दिया, ये हमें यूटिलाइज करना। तो आजादी के बाद जो भी हमारे लीडर्स थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पावर अच्छे से यूटिलाइज करें, इसके लिए संविधान बनाया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास चला गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है कि लोगों के पास कितना पावर होना चाहिए, एक एमपी के पास कितनी पावर होना चाहिए, एक एमएलए के पास कितनी पावर होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके पास कितनी पावर होगा तो उसके पास होनी चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली हमें सोसाइटी में, हमारे इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे संविधान करता है, ठीक है ना, हमारा संविधान करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द पावर हाउस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पावर हाउस। और अल्टीमेटली पावर किसका है, ये अल्टीमेटली जो पावर है किसका है, इंडियन पीपल, पीपुल्स का है,
बोला कि भाई हम रख ना पाए वो, है ना, पावर हम रख नहीं पाएंगे, संविधान में रख देते हैं भाई। और संविधान बताएगा किसके पास कितना पावर होना चाहिए। अल्टीमेट पावर का मालिक कौन हुआ? पीपुल्स। इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी है। डेमो मतलब पीपुल्स, क्रेसी मतलब रूल, लोगों के द्वारा, लोकतंत्र। अल्टीमेट पावर लोगों का है, ठीक है, अल्टीमेट पावर लोगों का है। बट लोगों ने क्या बोला कि चलो संविधान में है ना, संविधान के पास सारा पावर दे देते हैं, और वही सबको बताएगा किसके पास कितना पावर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। चलो ठीक है। अब आता है कि संविधान एक्चुअली है क्या, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा लॉ है, सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान है। संविधान में लिखा गया है सोसाइटी में कौन सा आदमी कैसे बिहेव करेगा, किसके पास कितने पावर्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ लैंड कौन है? इंडिया, ठीक है ना। तो ये चीज है। ये इसका एक्चुअली फिलोसफिकल बात हो गया, मतलब संविधान में है क्या। लेकिन एक्चुअली संविधान क्या है? किताब है। क्या है ये? किताब है। और किताब में ही लिखा गया है लॉ। मेरी बात समझ रहे ना। संविधान ही बताता है कि किसके पास कितना पावर होना चाहिए। संविधान ही सबसे बड़ा लॉ है, संविधान ही सबसे बड़ा कानून है इंडिया का। तो एक्चुअली संविधान में लिखा गया है एक किताब के रूप में, ये इस किताब में लिखा गया ये इतना पावर इसके पास, इसके पास इतना पावर, इतना पावर, इतना पावर है। तो संविधान देखा जाए एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है। इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ बुक। समझ रहे हो ना। और उसी में लिखा गया है कि किसके पास कितने पावर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं, है ना, संविधान के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो संविधान जैसे उल्टाओगे तो पहला पेज जो होगा वो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो चीजें पार्ट्स में बटा हुआ है ना। 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। जैसे सपोज ये संविधान है, ठीक है, तो ये इसका प्रियम्बल हो गया। ठीक है, ये इसका प्रियम्बल हो गया। ठीक है, और उसके बाद 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। 22 पार्ट्स में एक ऐसे 5 पेज का या 10 पेज का एक पार्ट हो गया, तो इस तरह से 20 पेज का एक पार्ट हो गया, ऐसे करके पार्ट्स हो गए, तो 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है ना, 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में शेड्यूल्स हैं, सूची है ना, 12 सूची है, शेड्यूल्स। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, अब देखो कोई एक पार्ट्स को देखोगे, है ना, कोई एक पार्ट्स को देखोगे। ठीक है, पार्ट्स ऐसे एक पार्ट्स हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इस तरह से एक पार्ट्स में 10-20 आर्टिकल्स होते हैं, 4-5 इस तरह से। तो आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद कुछ नहीं है, नंबरिंग एक तरह का। हमारे संविधान में 22 पार्ट्स मिला के 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स है। ठीक है ना, 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल, हर एक पार्ट्स में 10-20 आर्टिकल्स होंगे, 4 या 5 जो भी है आर्टिकल्स होंगे। आर्टिकल कुछ नहीं है, सूची है। आर्टिकल कुछ नहीं है, सूची नहीं बोलेंगे, नंबरिंग है एक तरह से कि कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3, कानून नंबर 4, इस तरह से नंबरिंग है सिर्फ। ठीक है, कितने कानून से मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्सों में बटे हुए हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस तरह से किया हुआ है। और 12 सूची। सूची क्या होता है? तो जब ये लिखा जा रहा था, है ना, तो कई कई बार क्या, जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ कहानी लिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं,
और रिपोर्ट बनाते बनाते क्या होता है, यहाँ पे जगह नहीं बचता है, हम लोग क्या करते हैं स्टार ले देते हैं और बाहर में अलग पेज जोड़ के वहां पे स्टार दे के लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इस पेज का सूची। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये काम कभी किए नहीं आप लोग? कभी कुछ लिखा ही नहीं है तो किया करेगा क्या? क्या होता है, जगह नहीं बचता है ना, यहाँ पे जब संविधान लिखा जा रहा था तो जगह नहीं बचता है, तो जब जगह नहीं बचा था ना तो वहां पे सूची नंबर 1 करके छोड़ दिया, फिर लास्ट में जब संविधान लास्ट होता है ना, जैसे सपोज ये संविधान है ना, ये संविधान है ना, पहला पेज तो आपका प्रियम्बल हो गया, उसके 22 पार्ट्स हो गए, लास्ट में है ना, लास्ट में क्या है कि 12 सूची है, शेड्यूल। ठीक है ना, शेड्यूल क्या है कि जो जगह नहीं मिला उसको भरपाई करने के लिए लास्ट में जोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो भी पार्ट्स का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या है, ठीक है ना, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें एक प्रियम्बल है प्लस 22 पार्ट्स हैं प्लस 12 शेड्यूल है। ठीक है, और 22 पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। समझ में आ गया होगा संविधान का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स है हमारे पास। ठीक है ना, एक बार देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये शेड्यूल निकल गया। है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। है ना, पार्ट्स 1 है ना, पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और इसके टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। इस तरह से 22 पार्ट्स है, 22 पार्ट्स में है ना ये चीजें। पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 आर्टिकल है ना। पार्ट 2 में कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है ना, कितने कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अभी इंटरव्यू में हमसे पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट्स में है, पार्ट 3 याद था हमको। ठीक है ना, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इंटरव्यू में पूछता है। तो आप लोग क्या करोगे होमवर्क में, आप लोग होमवर्क में ये करोगे कि पार्ट्स, उसके बाद इसके पार्ट्स में क्या क्या है, एरियाज और आर्टिकल्स। जैसे ये बना हुआ है ना, तो ये आप लोग बनाओगे। ठीक, आप लोग ग्रुप में डालते क्यों नहीं नोट्स? हम जब बोल रहे ग्रुप में डालने के लिए, हम उससे चेक करते हैं ना कौन कितना प्रोग्रेस किसका चल रहा है। तो वो मेहनत करो, काम चोरी मत करो आप लोग, है ना। जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी नोट्स बनाना भी है, ग्रुप में डालना भी है, इस बात को समझो, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये बनाना है। बनाने मतलब ये नहीं कि दुनिया, जब बनाओगे तो बहुत सारी चीज दिमाग में आपको आ जाएगा। ठीक है ना, वो चीज तो आप लोग बनाओ। उसके बाद है शेड्यूल्स, है ना। ठीक है, तो 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, शेड्यूल 1 में क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम। कौन सा स्टेट, कौन सा यूनाइटेड, को कितने स्टेट हैं, है ना, कितने राज्य हैं, कौन कौन सी यूनिट, उसका नाम है इसमें, उसका बाउंड्री। स्टेट शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12। ठीक है ना, 11th में पंचायती राज का वो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेड्यूल 2 डायरेक्टली पूछ देता है। शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल 10 में क्या है, शेड्यूल 9 में क्या है। तो ये एक आप जब इसका भी होमवर्क है, सेम चीज आपको होमवर्क बनाना है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है, वो बनाना है। ठीक है ना। हेलो हेलो। यस सर। जी सर। हाँ, ठीक है, हमारा संविधान में एक प्रियम्बल है, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं, और 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स हैं और 22 सूचियां हैं। ठीक है ना, तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, 12 12 सूचियां जब, ठीक है। अब हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ते हैं, वो प्रस्तावना, प्रियम्बल, है ना। है ना, प्रियम्बल। तो प्रस्तावना क्या होता है, पहले जनरल मीनिंग समझते हैं। प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव, तो कि
जब हमारा संविधान बन रहा था 1946 में, तो नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारा देश का नेचर कैसा होगा, हमारा देश किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए। एक प्रस्ताव रखा था, एक प्रपोजल रखा था, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पास बाय द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, शायद 13 दिसंबर 1946, डेट हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, तो प्रस्तावना का मतलब होता है सिंपली प्रस्ताव। प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव, हमारा देश कैसा होना चाहिए। उसको दूसरा नाम उद्देशिका भी है, उद्देश्य, हमारा देश का उद्देश्य क्या है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है ना, हमारा देश का किस ढांचा है, हमारा देश कैसा बनना चाहता है, हमारा देश का नेचर कैसा है, हम कैसे हैं, उसकी चर्चा जो है हमारे प्रियम्बल में है। इसका उद्देशिका बोलते हैं। संविधान का ये उद्देशिका है, संविधान का ये ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, प्रस्तावना क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है, हमारा ये काम है कि प्रस्तावना में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसको समझना है। और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है ना कहीं वन वे अदर वे आता है। तो प्रस्तावना को सबसे पहले समझना जरूरी है। प्रस्तावना को समझ पाएंगे तो हमारे पास एक विजन क्रिएट होगा, हमारा संविधान कहना क्या चाह रहा है, हमारा संविधान किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, हमारा संविधान का फिलोसफी क्या है, उसी तरह तो हमारा सोसाइटी जाएगा। तो प्रस्तावना क्या होता है, उद्देशिका है, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स अ डायरेक्शन, है ना, किधर हमें जाना है। तो ये चीज है, समझते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देशिका है, मतलब प्रस्तावना है। ठीक है, ठीक है, इट इज अ प्रीफेस प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इसका लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो 4 कंपोनेंट है, वो समझना होगा। देखो पहली, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार विभक्ति विश्वास धर्म और वासना के इस तरह से लिखा हुआ है। इसको जब एनालाइज करोगे, जब पूरा पढ़ोगे, आप लोग बार पढ़ना, इवन ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेनली है ना। हाँ ठीक है, इंग्लिश में भी हम कर देंगे, है ना। देखो तो पहला जो कंपोनेंट है ये है, देखो पहला जो कंपोनेंट है ये है ना, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है कि अल्टीमेट पावर हम हैं, भारत के लोग, पीपुल्स ऑफ इंडिया। हम लोग भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं। अल्टीमेट पावर किसके पास, लोगों के पास। ये कहां से पता चलता है, प्रस्तावना से, कि हमारे पास, हमारे जो देश का अल्टीमेट पावर हमारे पास, जनता के पास है। वी आर द डेमोक्रेटिक, हम ही सबसे बड़ा रूलर हम लोग हैं, जनता के पास। ये हमें पता कहां से चलता है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ, हम भारत के लोग। दूसरा है, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, है ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, कि हमारा देश कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, हमारे देश का नेचर कैसा होगा, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा देश कैसा होगा ये बता रहा, हमारा नेचर कैसा होगा। ठीक है, ये हम एक एक वर्ड का डिटेल में लोग समझाएंगे, अभी आगे थोड़ा सा चल कर लेते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखा गया है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो पहला है न्याय देना है, दूसरा है हमें स्वतंत्रता देना है, तीसरा हमें समता देना है,
है ना। और चौथा क्या है, बंधुता बनाना है, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। न्याय, हमें जस्टिस देना है, हमें फ्रीडम देना है या लिबर्टी, हमें समता, इक्वालिटी, और बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो पहला पहला चीज क्या था, पहला चीज, इस संविधान का अल्टीमेट पावर किसके पास है, हम भारत के लोग, हम वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, सोलेनली रिजॉल्व टू, है ना, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। है ना, ये बनाना है, ठीक है ना। तो पहला था अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में, दूसरा है हमारा देश का नेचर कैसा होगा, हमें कैसा बनना है, अब बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पास, तो वो है हमें न्याय देना है, हमें स्वतंत्रता देना है, हमें समता देना है, हमें बंधुता बढ़ाना है, ठीक है, पहला, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा है कि संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को इस डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ, ये अब से ये इफेक्टिव है, सारा चीज लागू नहीं हुआ, सारा चीज 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इस संविधान पे साइन हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को, कब हमारा देश को, ये संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मसंस्कृत किया गया। तो ये चार चीज है इसमें, पहला कि संविधान का सोर्स संविधान के पास पावर हाउस है, उसका सोर्स कौन है, अल्टीमेट सोर्स कौन है, पीपुल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेट सोर्स कौन है, संविधान के पास पावर है, तो हम पावर कौन लोग दिया, वी द पीपुल्स, पीपल, हम लोग हैं। दूसरा है कि हमारा हमारा स्टेट, हमारा देश कैसा बनेगा, हमारा देश समाजवादी सोवरेन होगा, बनेगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। तीसरा, इसके लिए हमारे सेक्युलर, पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या काम करना है, हमें न्याय देना है, जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वालिटी देना है, फ्रेटर्निटी देना है। और चौथा इसमें पता चलता है कि चौथा पता चलता है कि ये जो संविधान है वो लागू कब हुआ, कब इफेक्ट में आया, कब इस पे साइन हुआ, कब हुआ, 26 नवंबर 1949, कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो ये हमारे संविधान में चार चीजें हैं, समझ में आ रहा है ना। यस अब हम सर, लोग एक एक चीज के बारे में जानेंगे। संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न क्या होता है, सोवरिन, इसका इंग्लिश में बोलते हैं सोवरिन, है ना, सोवरिन। तो ये टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट है, उसके बाद फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाना, है ना। तो हम लोग पहले समझते हैं कि सोवरिन क्या होता है, सोवरिन का मतलब क्या होता है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। इसके लिए छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे कि जब हम लोग 370 आर्टिकल वो खत्म किए थे, है ना, वो जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान बोल रहा था ये सही नहीं है, या चाइना बोल रहा था ये सही नहीं होता है, तो हम क्या बोले थे, ये मेरा इंटरनल मामला है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग सोवरिन है, हम संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं है, ना कोई देश हम पे डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने बाउंड्री में जो करना है हम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? हमारा देश का संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना कोई हम पे डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, हम संपूर्ण ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रस्तावना की बात कर रहे थे, है ना, प्रस्तावना या प्रेमबल, तो मोटा मोटी अगर इसको देखा जाए तो ये 4 कंपोनेंट में है बटा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो पहला में क्या बताता है, पहला में बताता है कि संविधान का सोर्स कौन है, संविधान का सोर्स कौन है, यहाँ पे लिखा होगा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, मतलब जनता, यहाँ के लोग, पहला, ठीक है। दूसरा बताता है कि नेचर कैसा है ना, इंडिया का, है ना, इंडिया का नेचर कैसा है ना, किस तरह का देश है, तो यहाँ पे क्या था, सोवरिन, है ना, सेकुलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक, है ना, 3S DR इसको बोलते हैं, 3S DR, ठीक है ना।
सोवरिन, सोवरिन का मतलब होता है संपूर्ण संप्रभुत्व, है ना। उसके बाद सोशलिस्टिक, ठीक है ना, समाजवादी। मतलब समाजवादी। फिर सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। डी फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लॉन्ग टर्म। आर मीन्स रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 3SDR, हमारा देश का नेचर कैसा है, 3SDR मतलब हम संपूर्ण संप्रभुत्व हैं, हम सेकुलर हैं, है ना, हम धर्म पंथ निरपेक्ष हैं, हम सम समाजवादी हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक हैं, ठीक है। तीसरा कि इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें क्या करना है ना। जे लेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता, ठीक ना। हमें न्याय देना है, हमें आजादी देना है, हमें समता देना है मतलब बराबरी देना है, बंधुता को बढ़ाना है, ठीक है ना। मतलब जे लेफ, ठीक है। और चौथा है कि संविधान कब लागू हुआ, कब हुआ, 26 नवंबर 1949, 1950 है, 1949। 1949, हाँ सर, 1949 ना, ठीक है ना। हाँ 1949। अब हम लोग को देखो अभी प्रॉब्लम कहाँ है हमारे पास, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, एक एक वर्ड का मतलब समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड को समझना है, ठीक है ना। तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है ना, कि सोवेरेन मतलब संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। संपन्न। तो स्पेलिंग उतना अच्छा नहीं है मेरा, तो आप लोग देख लेना, आप लोग जब वो उतारना तो मतलब बनाना देख लेना, बट इसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी पे अ, ना हम डिपेंडेंट किसी नहीं है, ना हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, है ना, ना हम पे कोई डिपेंडेंट होगा, हम इंडिपेंडेंट है ना, वो चीज है। तो हमारा जो नेचर है, हमारा देश का नेचर है वो 3SDR है। तो पहला एस क्या है, संपूर्ण सोवरेन, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। संपन्न। इसका मतलब क्या है, हम ना किसी पे डिपेंडेंट है, ना हम पे कोई डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, हमारा इंटरनल मैटर को हम ही देखेंगे, कोई हमको कुछ बोल नहीं सकता है, हम किसको मारें क्या काटें। मतलब मारेंगे तो संविधान के अनुसार मारना होगा, या कोई भी हाँ, कानून बनाए ना, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिए, तो ये मेरा इंटरनल मामला है, ठीक है ना। दूसरा एस है, बताओ, सेक्युलर, सेक्युलर, सोशियालिस्टिक, है ना, समाजवादी। सोवरेन, समाजवादी, ठीक है। समाजवादी। समाजवादी करने मतलब क्या है, हमारा जो देश है, सोवरेन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलके वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करेगा, इसी को समाजवादी बोलते हैं, सोशलिस्टिक। जैसे कि कोई देश है जहां पे प्राइवेट प्लेयर का ज्यादा वैल्यू होता है, उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ऐसा देश जहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा प्रायोरिटी होता है, उसको सोशलिस्टिक बोलते हैं। बट हमारा जो देश सोशलिस्टिक है ना, ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक, है ना। गांधीयन या नेहरूवियन, नेहरूवियन ज्यादा सोशलिज्म है, कि यहाँ पे सिर्फ सरकार का बोलबाला नहीं चलेगा, प्राइवेट प्लेयर का भी बोलबाला चलेगा। यहाँ पे सिर्फ सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। जब तुम अमेरिका में जाओगे तो ज्यादातर तुमको प्राइवेट कंपनी मिलेगी, सरकारी बहुत कम। बट इंडिया में प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। जब तुम रसिया में जाओगे तो ज्यादातर तुमको सरकारी कंपनी मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज है, सोशलिज्म का मतलब हुआ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। चलो, तीसरा एस जो है, अब बोरियत नहीं हो रहा ना, नहीं ठीक है ना। तो तीसरा एस है सेक्युलर, सेक्युलर, पंथ सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म,
या धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष की बात होती है, जो कि यूरोप में है, वहां पे धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इंडिया में धर्म का बहुत बड़ा अस्तित्व है। यहाँ भले ही सरकार जो है न्यूट्रल रहेगा, गवर्नमेंट किसी एक धर्म को स्पेशल नहीं मानेगा। हमारा जो है यहाँ पे क्या है, सरकार किसी एक धर्म को स्पेशल नहीं मानेगा, सारे धर्म को समान रूप से, है ना, मानेगा, जो भी समान रूप से रेस्पेक्ट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि वेस्टर्न अमेरिका में चल रहा है, तो वहाँ रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, सरकार को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। बट इंडिया में रिलीजन से मतलब है, लेकिन किसी एक रिलीजन का नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि देखो, एक बार क्या हुआ था कि मोदी वो प्रधानमंत्री हमारे, वो यूपी में चले गए थे इनॉग्रेशन में, है ना, राम मंदिर का। तो बहुत लोग एलिगेशन लगा रहा था कि प्रधानमंत्री हैं तो उसे नहीं जाना चाहिए किसी खास में, लेकिन वो सिर्फ एक में नहीं जाते हैं, मुस्लिम में भी जाते हैं, सिख में भी जाते हैं। तो सारे धर्म के प्रति जाएंगे तो वो सेकुलर हो गया। बट एज ए प्रधानमंत्री किसी एक में नहीं जा सकते, किसी एक धर्म में नहीं जा सकते। एज ए प्रधानमंत्री सारे धर्म को बराबर देखना होगा, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी पे, एज ए पर्सनल कैपेसिटी से हम जैसे पर्सनल है तो हम कोई अपना धर्म मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए स्टेट, एज ए सरकार, एज गवर्नमेंट किसी खास धर्म का नहीं हो सकते। सारे धर्म को समान रूप से देखना होगा, सारे धर्म को समान रूप से उसके लिए प्रिविलेज लाना होगा। कानून बनेगा, सारे धर्म को समान रूप से बनेगा, किसी एक धर्म को स्पेशल नहीं देंगे। जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में, तो क्या हो रहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिम के अलावा जितना भी लोग थे उसको आने के लिए यहाँ पे सिटीजनशिप दे रहा था, लेकिन मुस्लिम को नहीं दे रहा था। तो ये हमारे जो धर्म है, जो हमारे जो सेक्युलरिज्म है, उसके खिलाफ है। किसी एक को नहीं देना, मुस्लिम को नहीं दिए। बहुत सारा हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोग को याद होगा 19-20 में, कोरोना आने से पहले। कोरोना जैसे आया सारा धरना खत्म। लोग इसी बात पे धरना दे रहे थे ना, कि अगर आपको सिटीजनशिप देना है तो सारे धर्म को समान रूप से दीजिए, किसी एक को डिप्राइव नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहाँ से एक आइडिया लग गया। हमारा जो धर्म निरपेक्ष है, हमारा जो पंथ निरपेक्ष है, तो सारे धर्म को समान रूप से देखता है, किसी एक को स्पेशल रूप से नहीं देखता है। चलो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोगों का सरकार। अब देखो, क्या हम लोग डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है तो लोगों के द्वारा रूल। क्या हम लोग अपने से रूल करते हैं? हाँ या ना? देखो, हम लोग डायरेक्टली अपने से रूल नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली रूल करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताते हैं, वो हम पे रूल करता है। हम एमपी एमएलए को जिताते हैं। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं पावर, और वो हमको क्या करता है? रूल करता है। तो इस तरह का डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिंपल मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। समझ रहे ना कि हम लोग क्या मतलब हम लोग अपने से नहीं रूल कर रहे हैं, भाई हम जो मन हुआ कर रहे हैं ऐसे नहीं। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताते हैं, अपना पावर उसको देते हैं, भाई लो हमको मारो रूल कर, है ना? तो इस तरह का डेमोक्रेसी है इंडिया में। जैसे कि कोई ट्राइबल एरिया ले लो, जनजाति ले लो, तो वहां पे जितना भी लोग होता है ना, उसको तो कोई रूल करने नहीं जाता है। अंडमान और निकोबार का ले लो, अपने से जो मन होता करते रहता है। वो ट्रू डेमोक्रेसी वही लोग है, अपने से रूल कर रहा है, अपना से कानून बनाएगा, अपने से खाएगा, जो करेगा करेगा, ये ट्रू। लेकिन इस तरह से नहीं है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है ना? तीसरा आर है रिपब्लिक, गणराज्य, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे राष्ट्रपति, जो पूरे देश का जो हेड होता है, जैसे राष्ट्रपति, वो इंडियन होना चाहिए। नहीं, जो हेड ऑफ द स्टेट है ना? अब जैसे कि ब्रिटेन देख लो, ब्रिटेन का हेड कौन है? ब्रिटेन का हेड वहां की क्या रानी है, है ना? विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो भी है। तो वो मरेगी तो उसका जो भी वंशज होगा फिर वही हेड बन जाएगा, फिर वो मरेगा, फिर उसका हेड होगा, उसका जो बाल बेटा पोता वही बनते जाएगा। मतलब अभी समझाने, मतलब जहां पे हेड ऑफ द स्टेट
वंशागुणत बनता है, वो रिपब्लिक नहीं होता है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। बट इंडिया में इंडिया गणराज्य है। क्यों? हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। अभी जो रामनाथ कोविंद है, उसका बेटा क्या राष्ट्रपति बनेगा? नहीं सर। No, sir. अगर उसका बेटा राष्ट्रपति बनता तो हम इंडिया गणराज्य नहीं होता, इंडिया रिपब्लिक नहीं होता। लेकिन इसी तरह ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है। मतलब गणराज्य कहने का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक कहने का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट को, मतलब हेड मतलब समझ लो ना, जो सबसे सबसे ऊपर है, इंडिया में प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, ना कि वंशागुणत होता है, हेरेडिटरी नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जी। ठीक है। तो हमारा देश का जो नेचर होगा, हमारा देश का जो नेचर होगा, है ना, पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अल्टीमेट पावर जनता के पास है। फिर हम लोग पढ़े कि हमारा नेचर, हमारे देश का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा? 3S Sovereign होगा, socialist होगा, 3SDR. 3 है ना? हाँ। विवेक, विवेक, हेलो। 30% अभी चलेगा ना? लाइट ऑफ हो गया मतलब। हाँ हाँ चलेगा। 3SDR है ना। पहला एस सॉवरिन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ठीक है, नेचर कैसा होगा। फिर इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या क्या हमें काम करना है, इसके लिए बताए थे JLF, Justice, equality, है ना। जस्टिस equality, मतलब न्याय, liberty, justice. लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी समता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता। स्पेलिंग देते ना, है ना, है ना। और चौथा कब अडॉप्ट किया था, कब लागू 26 November 1946. 26 नवंबर 1946. 1949। ठीक है, तो ठीक है ना, ठीक है ना। पावर है ना, पावर ये किसके पास है? पीपुल्स के पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? Yes, sir. जी सर। ठीक है। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। देखो न्याय का मतलब अगर सिंपल मतलब देखा जाए ना, तो क्या होता है? न्याय का मतलब होता है लोगों में भेदभाव नहीं होना, है ना, लोगों में सबको समान तरीके से ट्रीट होना, उसी को न्याय बोलते हैं। तो 3 तरह के न्याय की बात किया है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की बात किया गया है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल का मतलब क्या होता है? समाजवादी न्याय का मतलब क्या होता है? जो लोअर तबके का लोग है और जो अपर तबके का लोग है, सबको समान मतलब अधिकार मिलना चाहिए, इसी से रिजर्वेशन है ना, इस तरह की चीजें हैं न्याय लाने के लिए। तो 3 तरह के आर्थिक न्याय का मतलब हुआ जो गरीब है, जो अमीर है ना, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। ये नहीं कि लड़कियों को ज्यादा कम वेतन मिलना चाहिए और लड़कों को ज्यादा, ऐसा नहीं। राजनीतिक न्याय मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपर कास्ट ही समाज वो जा रहा है ना। अब जैसे कि लड़कियों का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पार्लियामेंट में, जस्ट कितना 15-16% ही है, 20% से कम है। तो ये राजनीतिक न्याय नहीं है हमारे पॉलिटिकल न्याय। इसलिए मैं समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जी जी। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि जो पॉलिटिकल स्फेयर में है ना, सबको समान अपॉर्चुनिटी, सबको समान मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर पूछा जाए, है ना, Social, economic और ऐसे क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में किस तरह न्याय की बात नहीं की गई है हमारे प्रस्तावना में। तो नंबर 1 में रहेगा सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक, नंबर 4 धार्मिक। क्या बोलोगे? धार्मिक। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ये तीनों न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, आगे चलते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, सर आपने क्या बताया? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक पॉलिटिकल जस्टिस। ओके।
3 तरह की न्यायवाद। अभी देखो ना अपना प्रियम्बल लिखा तो कोई लिखा रहेगा, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर चलते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वर्कशिप, इस तरह की 5 बात की गई है ना। थॉट का तो सोचने की आजादी है हमारे पास, पूजा वर्कशिप, पूजा की आजादी है, एक्सप्रेशन की ये एक्सप्रेशन की आजादी है, इस तरह की आजादी की बात की गई है। दो बुक में लिखा हुआ है प्रियम्बल, तो आप लोग देख सकते हो। अभी हम वो काट नहीं रहे हैं तो हम दिखाते निकाल के, 5 तरह के लिखा हुआ है, थॉट, एक्सप्रेशन, वर्कशिप और क्या क्या है, 5 है, वो देख लेना। तो इस तरह की हमारे पास स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में जो किया हुआ क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समान स्टेटस है सोसाइटी में। ये नहीं कि छोटा कास्ट का है तो स्टेटस खत्म हो गया, कम है, नहीं, छोटा कास्ट हो या बड़ा कास्ट हो, लड़की हो या लड़का हो, सबको समान स्टेटस की बात करता है ना। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक सेकंड, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबका समान स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में। इस तरह का इक्वालिटी की बात करता है हमारे, मेरी बात समझ रहे हैं, 2 तरह का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारे प्रस्तावना में किस तरह का समता का उल्लेख है, नंबर 1 सामाजिक समता, नंबर 2 आर्थिक समता, नंबर 3 राजनीतिक समता, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, क्या बोलोगे? 5वां है इनमें से ऊपर के तीनों, 1 2 3, क्या बोलोगे? क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, हमारे प्रस्तावना में किस तरह की समता का उल्लेख है, नंबर 1 सामाजिक समता, नंबर 2 आर्थिक समता, नंबर 3 राजनीतिक समता, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं है, और नंबर 5 में है 1 2 3 है। सर 1 कौन सा इंग्लिश में क्या, वो सोशल? हाँ, इसका टर्म बताइए सर। पहला वाला सोशल इक्वालिटी, वही होगा। देखो 2 इक्वालिटी की बात किया गया है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ तो लिख ले नहीं है, आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। सर सोशल इक्वालिटी भी तो वही हुआ ना, आप वही नहीं है, क्या gender क्वेश्चन देखिए, संविधान में उल्लेख है, क्वेश्चन आ चुका है, Okay, सारा चीज को सारा इक्वालिटी की तरह नजर आएगा, ये भी तो यहाँ भी सर तो सोशल स्टेटस नहीं होगा ना? हाँ, सर स्टेटस में फिर कौन सा स्टेटस आएगा इसमें फिर? सारा स्टेटस, सोशल इकोनॉमिकल कुछ भी, ये तो सारा स्टेटस का मतलब सब कुछ होता है। अपॉर्चुनिटी हर एक स्फेयर में अपॉर्चुनिटी, चाहे कि वो इकोनॉमिक फील्ड में अपॉर्चुनिटी हो, पॉलिटिकल फील्ड में अपॉर्चुनिटी हो, सोशल फील्ड में अपॉर्चुनिटी हो। स्टेटस चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में स्टेटस हो, चाहे सोशल फील्ड में स्टेटस हो, चाहे इकोनॉमिकल फील्ड में स्टेटस हो, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली वर्ड को दिमाग में रखना है। 2 तरह की क्वालिटी की बात की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। न्याय 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी स्वतंत्रता 5 तरह का है, पहला आउट, एक्सप्रेशन, वर्कशिप, ये भी 3 याद है, 2 देख लेना, ठीक है। अब देखो फेटर्निटी, बंधुता, मतलब भाईचारा, देश में भाईचारे को बढ़ाना है ताकि लोगों में यूनिटी रहे, लोगों में डिग्निटी पे ठेस नहीं पहुंचे, लोगों में अखंडता, मतलब भारत अखंड बने, है ना, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भाईचारा बढ़ाना है, समझ रहे ना, इस तरह की बात की गई है, ठीक है ना। सर स्टेटस का शब्द मीनिंग क्या होगा हिंदी में? स्टेटस का प्रतिष्ठा, सर प्रतिष्ठा, मान सकते, देख लेना एक बार, प्रेमल में लिखा होगा वहीं पे, प्रेमल खोला ना एक बार देख लेना। मेरा मतलब है मुझको चीज वो समझाना, ठीक है ना, क्योंकि हम हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको, तो थोड़ा सा ये एडजस्ट करना होगा आपको, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रेमबल है ये 4 मेन चीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पावर, अल्टीमेट पावर किसके पास है? लोगों के पास है, वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कैसा बनाना चाहते हैं अपना देश का नेचर कैसा होना चाहिए? 3SDR, है ना, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको बनाने का हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? JLF, जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बनता। कैसा न्याय? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, वर्कशिप और जो भी है, आइडियोलॉजी या जो भी, आई डोंट नो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी ऑफ भाईचारा बढ़ाना किसमें? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि आप लोगों को प्रियम्बल समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा था सर। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रियम्बल को SSI जोड़ा गया। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड पहले नहीं था। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है नहीं तो हम आगे बताएंगे, डिटेल में बढ़िया समझ में आ जाएगा, बट हम बोल दें 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 गो पद है ना, पांचनिरपेक्ष और क्या बोलते हैं, समाजवादी और अखंडता, इंटीग्रिटी जोड़ा गया, SSI ये जोड़ा गया। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन ये आता है कि प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं। तो है ना, भाग नहीं है, उसका प्रियम्बल संविधान का भाग है, ये प्रियम्बल संविधान का भाग है, ये मत बोलना भाग नहीं है। ठीक है ना, क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारा चला है, बहुत सारा इस पर डिबेट हुआ था। नटशेल में बता रहे हैं कि यही तो समझो कि संविधान की मेमोरी है। अब मेमोरी ही नहीं रहेगा, संविधान क्या रहेगा? संविधान का आइडियोलॉजी है कि हमें कैसा जाना है। जैसे कि हमारा आइडियोलॉजी ही नहीं है, हमें क्या बनना है नहीं, हमारे पास ड्रीम ही नहीं है, हम हैं क्या? Preamble is the dream of the constitution. Preamble is the thought of the constitution. Preamble is the ideology of the constitution. जब आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास थॉट नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, तो आप नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो ये सारा चीजें हैं, ये 2 चीज हमें बताना था स्पेशल अलग से। तो वो 42वां संशोधन और प्रियम्बल पार्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो है ना, तो वो प्रियम्बल खत्म हो गया है ना। तो नेक्स्ट हमारा वो चलेगा, पार्ट 1 पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये प्रियम्बल हो गया, उसका पार्ट वाइज हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है ना, पार्ट 1 में क्या है वो पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इस तरह से हमें वो करना है। तो आप लोग का होमवर्क क्या है? आज जो पढ़ा है उसका एक डायग्रामेटिकली नोट्स बनाइए, ग्रुप में डालिए। ठीक है ना, नोट्स बनाना मैंडेटरी है। ठीक है ना, उसके बाद आप वो एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़िए। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का वो पॉलिटी पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्राउन या लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाइए प्रियम्बल वाला। ठीक है ना, 10 क्लास लगेंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगा, वो बहुत वो इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा। ये पहला था तो ये हुआ, आगे बहुत और आसान है, ये बहुत विजनरी एक हमें यही सी डायरेक्शन में जाना है, प्रियम्बल के डायरेक्शन में ही हमें पढ़ना है। तो इसको और बहुत सारा चीज क्लियर होगा, अंदर धीरे पढ़ते जाएंगे ना, हमें और चीजें बहुत क्लियर होते जाएगा। ये पहला क्लास था तो इसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, तो उसमें वो बड़ी वाली बात नहीं है। जो हम लोग धीरे अंदर में जाते जाएंगे ना, ये चीजें क्लियर होते चला जाएगा। बाद में प्रियम्बल को देखोगे वो टेंशन पूर्ण नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, तो ये होमवर्क करो आप लोग, सवाल लगाओ, अनलेस अनटिल आप सवाल नहीं लगाओगे तो पढ़ना बेकार है। ठीक है ना, सोनू के दास, हेलो जी सर। समझ में आ रहा है सोनू? हाँ बोलिए सर। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। हाँ सर, है ना, बहुत अच्छा। पसीना निकल रहा है, माथा खराब हो गया। तो ये है ना, आप लोग करो। ठीक है, और कल टेस्ट है किसका, वो बिहार का। ठीक है ना, कल मेडिवल हिस्ट्री बिहार का क्लास स्टार्ट होगी, तो वो है कल टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का, है ना। तो एंशिएंट का, नॉट मेडिवल। मेडिवल स्टार्ट होगा और एंशिएंट का टेस्ट होगा। ओके, तो वो चीज है। ठीक है, कोई डाउट? यार एक क्वेश्चन बोलिए सर, स्टेटस वाला हमको समझ में नहीं आया। स्टेटस का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टेटस इसको डिफाइन करने का, स्टेटस इज अ सोशल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी वेयर पीपल्स आर एक्सपेक्टेड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे परफॉर्म देयर, है ना। कि एक पोजीशन है सोसाइटी में, आप किस तरह का रोल परफॉर्म करोगे। जैसे प्रेसिडेंट का स्टेटस हायर है इन कंपैरिजन टू गवर्नर, तो सोशल पोजीशन इन सोसाइटी। तो कोई भी स्फीयर में कोई भी लोगों का स्टेटस का वहां पे इक्वालिटी होना चाहिए।
समझ रहे ना, स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लड़की है तो उसका पोजीशन खराब है, नीचे है नहीं। एक मेल, जैसे इंडिया इज बिहार पार्टिकुलरली इज पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेट सोसाइटी, वहां पे वुमेन को लोअर स्टेटस से देखा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, दोनों का स्टेटस इक्वल है। सर वो जो क्वेश्चन था एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, वो प्लीज वो क्वेश्चन फिर से एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन ये था कि हमारे संविधान में कौन सा दो इक्वालिटी का उल्लेख किया गया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बस। क्योंकि संविधान का प्रियम्बल जो है हर एक वर्ड याद होना चाहिए, और वर्डवा से क्वेश्चन पूछता है। हम कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चन दे देते हैं, यही कंफ्यूजन करके यूपीएससी में खास पूछा जाता है। कल आप लोग को सर वो क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ? सर वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। हमारे संविधान में इक्वालिटी का कौन सा दो प्रोविजन है, कौन सा दो, कैसा इक्वालिटी का प्रोविजन लिखा गया हमारे प्रस्तावना में? सर तो बस इसमें स्टेटस और वो अपॉर्चुनिटीज ही तो बस दिया है ना। हाँ तो वही है ना। आपका क्या था वो क्वेश्चन में, जो ऑप्शन क्या था सर? वो पहला क्वेश्चन एक स्वतंत्रता वाला वो चाहिए, इनमें से कोई नहीं था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? देखो हमारे संविधान में ये क्वेश्चन पूछते थे, हमारे प्रस्तावना में इस तरह का जबकि समता या इक्वालिटी का वर्णन है या उल्लेख है। हम ऑप्शन में डाले थे सामाजिक समता, आर्थिक, राजनीतिक। सर उसको इंग्लिश में लिख दीजिए ना प्लीज। समता और राजनीतिक समता, चौथा कोई नहीं, बाबू। ठीक है, मतलब सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्योंकि देखो हम ये क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं ना, इस तरह ये तीनों का न्याय, जस्टिस ये तीनों का होना चाहिए। हम कंफ्यूजन ये डाले थे, जस्टिस किस तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, लेकिन हम ये इक्वालिटी में डाल दिए थे। सर इससे 1 मिनट सर। सर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्राइब किया गया है वो सिर्फ ये है कि आपको स्टेटस देना है, राइट? और स्टेटस में उसने ये डिफाइन नहीं किया कि किस टाइप का है। हाँ, ये डिफाइन नहीं किया, वो डिफाइन नहीं, इसलिए वहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव हुआ है आंसर, राइट? उस तरह से देखोगे तो सब हो जाएगा। फिर उस तरह से देखोगे यहाँ पे ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी आंसर होना चाहिए, वो तो है नहीं, तीनों तो मार नहीं सकते हैं, कोई एक ही मारना होगा। उसने डिफाइन नहीं किया है, कोई एक, सर उसने डिफाइन नहीं किया ना, उस तरह से डिफाइन नहीं है। उस तरह से देखोगे, उस तरह से देखोगे, हम देखो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा वो स्टेटस सारे स्फीयर में बोला गया, डिफाइन नहीं किया इसका मतलब क्या, सारे स्फीयर में। अगर इस तरह से देखोगे तो ये और ये और ये तीनों हो जाएगा ना। हाँ। तो तीनों तो मार नहीं सकते हो। ऑल थ्री था ना सर उसका। अरे यार इक्वालिटी ऑफ क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यही ना दो है। प्रियम्बल में क्या है, किस तरह की इक्वालिटी की बात किया गया? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। बस किस तरह का जस्टिस की बात किया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था क्लियर हो गया सर। जे फॉर जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ आउट एक्सप्रेशन, वर्कशिप, और 5 गो है, 2 हमको याद नहीं आ रहा। ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई। अब क्वेश्चन क्या था, किस तरह की इक्वालिटी प्रस्तावना में लिखा गया, किस तरह का लिखा गया, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यही लिखा गया। अब यहाँ ऑप्शन में था कि सामाजिक समता, दूसरा आर्थिक समता, तीसरा